पिछले भाग में आपने पढ़ा कि थोड़ी देर बाद विनय भी फ़ोन से फ्री होकर हमारे साथ आ गया था। वो भी हमारे साथ चल रहा था। हम लोग एक जगह पर पहुंचे जो बड़ी ही खूबसूरत थी। अब आगे इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पीछे एक तालाब था। रवि अंदर ही रुककर बहुत ध्यान से उस जगह को देखने लगा, जबकि मैं और विनय उस तालाब के किनारे आ गए थे। मुझे फिर एक शरारत सूझी। मुस्कुराते हुए मैंने विनय से कहा, इस तालाब के पानी में अंदर एक मज़ार है जो किसी को भी आसानी से नहीं दिखाई देता है। अपने मन की आंखों से उस मज़ार को देखा जा सकता है। विनय बहुत ध्यान से मेरी बात सुन रहा था और वह बिल्कुल भी मेरी शरारत को नहीं समझ पाया और पानी में बहुत ध्यान से देखने लगा। तो मैंने कहा, ऐसे थोड़े ही दिखेगा, आंखें बंद कीजिए और मन की आंखों से देखिए। वो आंखें बंद करने ही वाला था और मुझे अब बहुत मज़ा आ रहा था, पर तभी मैं हंसने लगी और विनय से बोली, मैंने मजाक किया था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। विनय बस एक गहरी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखने लगा और वापस जाने के लिए मुड़ गया। मैं भी मुस्कुराती हुई उसके पीछे पीछे चलने लगी। अब मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। मेरा गुस्सा भी लगभग शांत हो चुका था। मैं और विनय वापस अंदर पहुंचे तो रवि भी वहां आ गया। विनय बाहर चला गया और मैं और रवि को भी तालाब दिखाने ले गई। वहां वही सब कहानी मैंने रवि को सुनाई और उससे कहा कि वो अपनी मन की आंखों से मज़ार देखने की कोशिश करे, मगर रवि मुस्कुराता हुआ वापस जाने के लिए पलट गया। मैं भी उसके पीछे अंदर आई और मैंने रवि से पूछा, क्या आप मन की आंखों से मज़ार नहीं देखेंगे? रवि मेरी शरारत को शायद समझ चुका था। वो गहरी निगाहों से मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, हम बस आपकी निगाहों से ही मज़ार देख लेंगे। रवि के इस तरह देखने से मुझे शर्म आने लगी थी, इसीलिए मैं तेज़ी से बाहर आ गई जहाँ विनय खड़ा था। विनय ने रवि से बताया कि किस तरह मैंने उसका बेवकूफ़ बनाया। रवि मुस्कुराकर मुझे देखने लगा, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे ये मजाक मुझ पर ही उल्टा पड़ गया था। मैं रवि की उन गहरी नज़रों का सामना नहीं कर पा रही थी, मगर अभी तो मुझे और शरारत करना बाकी था। वहाँ से चलते समय वे रवि के पीछे खड़ी अपनी और रवि की जोड़ी को आशीर्वाद देने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि रवि मुझे पसंद आ चुका था। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि जिस लड़के से मेरी शादी हो वह बहुत शांत स्वभाव का होना चाहिए। ये तो मेरे लिए काफ़ी रिश्ते आए थे, लेकिन रवि के रिश्ते में ही पहली बार ऐसा लगा था कि मुझे जो शांत स्वभाव चाहिए था वह रवि में मौजूद था। उस जगह से बाहर आकर मैंने रवि और विनय को बताया कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक और जगह है जहाँ बहुत दुआएं पूरी होती है, पर रास्ता कच्चा है और गन्ने के खेतों के बीच से होकर वहाँ जाना पड़ेगा, जबकि ऐसी कोई जगह नहीं थी। मैं एक बार फिर दोनों के साथ शरारत कर रही थी। मैंने उन दोनों से पूछा, क्या आप दोनों पैदल ही वहाँ तक जाने के लिए तैयार हैं? मेरे इस शरारत के पीछे ये मकसद था कि दोनों सजे बने शहजादों को कुछ दूर पैदल चलाया जाए, ताकि सख्त गर्मी में थोड़ा सा तो तेल निकल जाए। पर रवि ने मेरी तरफ देखा और कुछ सोचकर बोला, नहीं, हम लोग पैदल नहीं चलेंगे, चलो कार से चलते हैं। मेरी ये शरारत मुझ पर ही वापस आ गई थी और मैंने भी इस शरारत को यहीं ख़त्म करना समझा, क्योंकि कार में दो अजनबी लड़कों के साथ नहीं जा सकती थी। कुछ भी हो, मगर फ़िलहाल हैं तो अजनबी ही। ये सोचकर मैंने कहा, नहीं, रहने दीजिए, वहाँ टाइम ज़्यादा लग सकता है, हम लोग यहीं दूसरी जगह चलते हैं। ये कहकर मैंने राहत की सांस ली, मगर दूसरे ही पल ये ख्याल आते ही मैं मुस्कुराने लगी, क्योंकि विनय मेरे साथ साथ पैदल जाने के लिए लगभग तैयार हो चुका था। अब मेरा पूरा ध्यान उसी की तरफ हो चुका था, क्योंकि रवि मेरी हर शरारत को बड़े आराम से काट देता था, मगर विनय कुछ समझ नहीं पाता था।
और बड़े आराम से मेरी शरारतों का शिकार हो रहा था। और अब इसीलिए मैं विनय के लिए ही सारी शरारतें सोचते हुए उन लोगों के साथ आगे बढ़ रही थी। दूसरी जगह एक धार्मिक जगह थी जहां जाते वक्त रवि अपने जूते उतारने के लिए रुक गया था। रवि ने मुझे और विनय को अंदर जाने का इशारा किया तो हम लोग जूते उतारकर अंदर जाने के लिए आगे बढ़ गए। अंदर पहुंचकर मैंने यहाँ प्रवेश द्वार पर लिखी संस्कृत श्लोक की तरफ इशारा करते हुए विनय से कहा, जो भी यहाँ दर्शन करने के लिए आता है उसको अंदर जाने से पहले जोर जोर से ये श्लोक पढ़ने होते हैं। जो नहीं पढ़ पाएगा वो अंदर दर्शन करने के लिए नहीं जा सकता। विनय ने मुस्कुराते हुए थोड़ा संजीदगी से कहा, अगर ऐसा है तो मैं फिर बाहर से ही दर्शन कर लूँगा, मैं ये नहीं पढ़ सकता हूँ। मैंने भी थोड़ा अफसोस जताया, ओह, आप कैसे दर्शन करेंगे, इतनी दूर से आकर भी आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। विनय हंसने लगा और बोला, कोई बात नहीं, कुछ नहीं किया जा सकता है, मैं बाहर से ही दर्शन कर लेता हूँ। तब मैंने कहा, अच्छा ऐसा है तो मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, आप मुझे सुनकर उन श्लोक को पढ़ने की कोशिश करें। विनय ने हाँ में गर्दन हिलाई। मैं ज़ोर से श्लोक पढ़ने लगी और विनय मेरे पीछे उन श्लोक को दोहरा रहा था। लेकिन ज़्यादा देर नहीं हुई कि मेरी हंसी छूट गई थी। मैंने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा, अच्छा आप रहने दें, आपको शायद मुश्किल हो रहा है, आप ऐसे ही अंदर जा सकते हैं। क्योंकि आप मेरे साथ हैं इस वजह से आपको कोई नहीं रोकेगा। हम दोनों अंदर जाकर दर्शन करके वापस आ गए और रवि का इंतज़ार करने लगे। मैंने विनय से कहा, ये जो पेड़ यहाँ आप देख रहे हैं इन सब पर भूत प्रेत लटके हुए हैं, लेकिन हम इंसान उनको नहीं देख सकते हैं। ये इस जगह की ख़ास बात है कि जो कोई भी इस तरह का इंसान यहाँ आता है जिस पर भूत प्रेत का साया हो, तो यहाँ आते ही उसके ऊपर का साया यहाँ कैद कर लिया जाता है और इन सब पेड़ों पर उसको उल्टा लटका दिया जाता है और उस मरीज़ को यहाँ रोककर इसी पेड़ के पत्तों का पानी तब तक पिलाया जाता है जब तक वह ठीक नहीं हो जाता। रात को यहाँ बड़ी विचित्र आवाज़ें आती हैं। कोई भी यहाँ रात के समय नहीं आता है। एक बार एक लड़की यहाँ रात को अकेले आ गई और उसने यहाँ प्रेत देख लिया। तब से वो लड़की अपने होश में नहीं है। विनय बहुत ध्यान से मेरी बात सुन रहा था और मैं उसके खूब मज़े ले रही थी। उसने पूछा, अब वह लड़की कहाँ है और कैसी है? उसके ऐसा पूछते ही अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी हंसी कैसे रोकूं, जिससे विनय को और थोड़ी देर तक ये डरावनी कहानी सुना पाऊं। इतने में अचानक विनय को याद आया कि भाई कहाँ हैं, अभी तक अंदर नहीं आए। तो मुझे भी याद आया कि रवि कहाँ है। मैं मन ही मन शर्मिंदा सी हो गई थी। इस विनय के साथ शरारत के चक्कर में मैं रवि को ही भूल गई। विनय भी क्या सोच रहा होगा कि उसके भाई की कोई फिक्र ही नहीं हुई मुझे कि वो कहाँ है। हम दोनों तेज़ी से बाहर की तरफ जाते हैं। गेट पर रवि किसी अपाहिज आदमी से बात कर रहा था। वह व्यक्ति रवि को अपनी कहानी सुना रहा था। रवि ने उसकी कुछ मदद की और उस व्यक्ति से विदा लेकर रवि अंदर दर्शन के लिए आ गया। अंदर विनय ने रवि को बताया कि ये संस्कृत के श्लोक पढ़ने होंगे, तभी आप अंदर जा सकते हैं। रवि ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा तो मैं भी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बस मजाक किया था, आप अंदर दर्शन करने जा सकते हैं। विनय थोड़ा बनावटी गुस्से में बोला, हद है, आज आपको मैं ही मिला हूँ। मैं मुस्कुराने लगी। उसके अंदर जाते ही विनय रवि को वो भूत प्रेत वाली कहानी सुनाने ही वाला था, तो मैंने उसे रोकते हुए कहा कि ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है, बस पेड़ देखने में डरावना सा है, तो बस मैंने मजाक किया था। अब विनय का मुंह खुला का खुला रह गया और मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा और कहने लगा, सारे मजाक मुझसे ही करोगी, थोड़ा इनसे भी तो कर लो। तो मैं मुस्कुराने लगी और रवि विनय की बात सुनकर मेरी तरफ देखकर हंसने लगे। हम आगे चले तो विनय मुझे रवि के बारे में बताने लगा कि उसका भाई कैसा है। मैं भी खामोशी से रवि के बारे में सुन रही थी।
दिल कर रहा था कि मैं रवि के बारे में सब जान लूं। थोड़ी देर में वह वापस आ गया। हम लोग बाहर की तरफ जाने लगे तो गेट पर एक मसाला चना वाला आ गया। विनय ने रवि को छेड़ते हुए कहा, भाईजान चने खाएंगे? थोड़ा सा ले लीजिए। रवि ने उसको चना खाने से मना किया तो विनय हंसने लगा। रवि थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने विनय से पूछा, मसाला चना खाने में क्या हुआ? क्यों इस तरह रवि को छेड़ रहे हो? विनय ने मुझे बताया कि रवि ज़्यादातर बाहर के खाने पीने की चीज़ें नहीं खाता है, इसीलिए वो चना नहीं खरीदेगा। मैं भी हंसने लगी। थोड़ी दूर जाकर रवि ने रुककर हम दोनों को साथ आने के लिए कहा तो हम भी तेज़ी से आगे बढ़ गए। मैंने उन दोनों को बताया, अब एक जगह और बाकी है, जल्दी से वहाँ जाकर फिर वापस घर चलते हैं। और हम सब साथ साथ चलने लगे, लेकिन इस बार तीनों ही खामोश थे और जल्दी से घूमकर वापस घर की तरफ बढ़ चुके थे। घर के लॉन में विनय को याद आया कि मैंने कैसे पूरे समय उसका बेवकूफ़ बनाया। उसने रवि को बताया तो रवि ने हंसकर कहा, तुम आज ट्यूबलाइट क्यों हो गए हो? विनय ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ये लीजिए अभी से ही, और बीच में ही बात अधूरी छोड़ दी। विनय की बात पर मैं और रवि भी मुस्कुराने लगे। घर वापस आते ही रवि के पापा ने पूछा, बेटे घुमा लाई इनको? इन लोगों ने तुझे परेशान तो नहीं किया था? मैंने नहीं में सिर हिलाया, जबकि विनय हैरान सा मुझे देखते हुए बोला, हमने इनको नहीं, इन्होंने हमें बहुत परेशान किया है। अच्छा चलो, कोई तो मिला तुम लोगों को परेशान करने वाला। ये कहकर रवि के पापा ठहाका मारकर हंसने लगे। मेरे पापा और बाकी सब भी हंसने लगे। मैं थोड़ा खिसियाते हुए अंदर रवि की माता के पास आकर बैठ गई, क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विनय आते ही ज़ोर शोर से मेरी शरारतों का भंडा फोड़ कर देगा। विनय मुझसे अपना हिसाब बराबर करने वाला ही था कि रवि ने उसको इशारे से मना कर दिया। मैंने भी वहाँ से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। अंदर आकर मैं रवि की माताजी से बातें करने लगी थी। वो रवि के बारे में मुझे बता रही थी। थोड़ी देर में रवि भी अंदर आ गया था। हम दोनों बातें करने लगे और रवि की माताजी मेरी माताजी से बातें करने लगी। कुछ देर बाद रवि के पिताजी ने कहा, अब हम लोगों को चलना चाहिए, घर पहुंचने में रात हो जाएगी। अच्छा यही है कि जल्दी निकला जाए। चलने की तैयारियां होने लगी थी। हम सब मेहमानों को बाहर तक छोड़ने आ रहे थे। रवि के पिताजी मेरे पिता से जल्दी जवाब देने का कहकर विदा ले रहे थे। रवि की माताजी जाने के लिए खड़ी होने लगी, लेकिन ज़्यादा मोटापे के कारण उनको बेड से खड़े होते हुए थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। रवि ने जल्दी से अपनी माताजी को सहारा दिया और उनका पर्स अपने हाथ में पकड़ लिया। मुझे ये देखकर मन ही मन बहुत खुशी हुई कि रवि को अपनी माता का कितना ख्याल है, जबकि विनय भी वहाँ था, मगर वो अपनी माता की सहायता के लिए नहीं गया। जिस इंसान में माता पिता के आदर का गुण मौजूद है, यकीनन वो अपनी पत्नी के लिए भी एक अच्छा पति ज़रूर होगा। अब मुझे रवि और अच्छा लगने लगा। थोड़ी ही देर बाद रवि और उसकी फैमिली विदा लेकर जा चुकी थी। हम भी वापस घर आने की तैयारी करने लगे थे। मैं अपनी हालत पर बहुत हैरान थी और साफ साफ महसूस कर रही थी कि मेरा दिल रवि के साथ जा चुका है। शायद यही पहली नज़र का प्यार कहलाता है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे हुआ क्या है। मेरे अंदर क्यों सब कुछ खाली खाली सा हो गया है। थोड़ी देर बाद हम भी कार में बैठ चुके थे। मैं खिड़की के पास गुमसुम सी बैठी रवि के साथ गुजरे पलों को याद करती जा रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि आते समय मैं कितना गुस्से में थी और जाते समय इतना दुखी क्यों हो रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं रवि का ही एक हिस्सा थी। मैं बहुत बेचैन हो गई थी। थोड़ी देर में हम भी घर पहुँच गए थे। रास्ते भर मेरे पिता और माताजी उन्हीं लोगों के बारे में बात करते रहे। माताजी ने मुझसे भी पूछा कि तुम्हें रवि कैसा लगा। वो काफ़ी खुश और उत्साहित लग रही थी, क्योंकि उनको भी रवि बहुत पसंद आ गया था।
सफ़र की वजह से थकान बहुत हो गई थी और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही थकान हो रही थी। अगले दिन स्कूल जाना था, इसीलिए बिना कुछ खाए पिए जल्दी से मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गई थी। लेकिन आज नींद भी शायद मुझसे कुछ खफा सी हो गई थी। बस सिर्फ रवि का ख्याल था मेरे दिल में और रह रह कर उसकी याद आ रही थी। बहुत कोशिशों के बाद मुझे नींद आ गई थी। सुबह जल्दी उठकर मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुकी थी और आज सब कुछ अजनबी सा लग रहा था, जैसे कोई अपना बहुत दूर कहीं रह गया था। स्कूल पहुंचकर मैंने खुद को संभाला, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरा किसी भी निजी परेशानी से मेरे स्टूडेंट्स की पढ़ाई का नुकसान हो। कई दिन बीत गए, रवि के परिवार वालों की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया था। मुझे रवि की याद बहुत सताने लगी थी, लेकिन मैंने किसी को भी अपनी इस हालत के बारे में नहीं बताया था। एक दिन मैं स्कूल से वापस आई और खाना खाकर थोड़ी देर सोने के लिए अपने रूम में जाकर लेट गई। तभी अचानक मोबाइल की घंटी बजी। मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो ये लता दी का फ़ोन था। रवि से मिलने के बाद से आज तक लता दी से भी बात नहीं हुई थी। मैंने फ़ोन उठाया। थोड़ी इधर उधर की बात करने के बाद दी ने रवि से मुलाकात के बारे में मुझसे पूछा। उस दिन जो भी हुआ था मैंने सब अपनी दी को बता दिया था। फिर मैंने पूछा, क्या लड़के वालों की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है? लता दी ने कहा, हाँ, सब लोग इसीलिए परेशान हैं कि इतनी बार देखकर जा चुके हैं और अभी तक जवाब देने के लिए कोई फ़ोन नहीं आया है। हम लोग बस 1 महीना और इंतज़ार करेंगे और फिर तुम्हारा एक रिश्ता और है, हम लोग वहाँ जवाब दे देंगे। उन लोगों ने बुआ जी से कहा है कि अमृतसर में एक शादी है, आप प्रभा को लेकर वहाँ आ जाइए, हम भी अपने लड़कों को लेकर वहाँ आ जाएंगे। दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे और वहीं बता देंगे कि क्या करना है। मैंने दी की बात सुनने के बाद कहा, मैं अब शायद किसी और लड़के से शादी के लिए तैयार नहीं हो सकती हूँ। मुझे रवि बहुत पसंद आ गया है। अब मेरे लिए ये सब मुश्किल होगा। मैंने अपनी दी को ये नहीं बताया कि मुझे रवि से प्यार हो गया है और रवि के अलावा अब किसी और से शादी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। मैं अपनी दी को परेशान नहीं करना चाह रही थी और वैसे भी ये मुश्किल खुद मेरी बनाई हुई थी, क्योंकि अभी तक तो रवि की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया था। मुझे अपने हाल समझ में नहीं आ रहे थे, पर शायद लता दी मेरी बात सुनकर बहुत कुछ समझ चुकी थी और बहुत परेशान सी हो गई थी। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, प्रभा, ये क्या बचपना है? रिश्ते नाते जब जुड़ते हैं तो ऐसा ही होता है। इस तरह दिल पर नहीं लेते और ना ही ऐसे दिल लगा लिए जाते हैं। मान लो अगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया या रिश्ते के लिए मना कर दिया तो तब क्या होगा? हम बैठे तो नहीं रह सकते हैं। मैं समझ गई थी कि दी को मेरी हालत समझ आ गई है। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन क्या आप वहाँ कॉल करके पूछ सकती हैं? दी ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, ठीक है, अब मैं खुद ही रवि के यहाँ फ़ोन लगाती हूँ और उनसे पता करती हूँ कि उनका जवाब क्या है। थोड़ी देर खामोशी के बाद बात वहीं ख़त्म हो गई। मुझे और दी को अब आगे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। दोनों ही अपनी अपनी जगह परेशान थे। मैं अपना सारा ध्यान अब स्कूल में लगाने लगी। मैं अब किसी भी रिश्ते की बात नहीं करना चाहती थी और ना ही रवि को याद करना चाह रही थी। धीरे धीरे मेरी ये कोशिश काम आने लगी। मैं रवि को भूलने लगी थी। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद सारी टीचर्स की एक मीटिंग होनी थी, इसलिए मैं भी अभी तक स्कूल में थी। हम सब कंप्यूटर लैब में बैठे थे। मीटिंग शुरू होने में अभी थोड़ा सा टाइम था। अचानक मेरे फ़ोन पर मेरी बुआ की बेटी जया का कॉल आया। मैंने थोड़ा हैरान होते हुए फ़ोन उठाया, क्योंकि स्कूल टाइम से मेरे कोई भी पर्सनल कॉल्स नहीं आते थे। आमतौर पर सबको मालूम ही होता था कि मैं स्कूल में होती हूँ। मैंने फ़ोन उठाया और मेरे हेलो करने से पहले ही बुआ की बेटी जया की आवाज़ सुनाई दी। बहन, मुझे मालूम है कि तुम स्कूल में हो, पर बात ऐसी ही है कि मुझसे रुका नहीं गया। रवि के पापा का फ़ोन आया था, उनको तुम पसंद आ गई हो और अब वो जल्दी ही मंगनी करने के लिए आना चाहते हैं और अब घर में तुम्हारी मंगनी के लिए डेट्स देखी जा रही हैं। बहुत बहुत मुबारक हो।
मुझे भी रवि तुम्हारे लिए बहुत पसंद है। बुआ जी की फैमिली रवि से और रवि की फैमिली से बहुत पहले कहीं शादी में मिल चुकी थी। जया ने भी रवि को वहीं देखा था। रवि वहीं उसको बहुत पसंद था और जब से उसे पता चला था कि रवि का रिश्ता मेरे लिए आया है तो बहुत शिद्दत से वह चाहती थी कि मेरी रवि से शादी हो जाए। यही वजह थी कि लड़के वालों की हाँ के बाद उसने फ़ौरन मुझे ये बताने के लिए फ़ोन किया था। सब लैब में मुझे मीटिंग के लिए बुलाने लगे तो मैंने जया को बाद में फ़ोन करने का कहकर उससे बात ख़त्म की और अंदर वापस आ गई। मगर अब वहाँ से दिल गायब था, होंठों पर मुस्कुराहट आ रही थी। तभी मेरी एक दोस्त टीचर ने मुझसे मजाक किया, क्या बात है, इतना गुलाबी कैसे हो रही हो अचानक? मुस्कुराहट भी नहीं रुक रही है, कोई रिश्ता तो नहीं तय हो गया है? उफ, कुछ लोगों के अंदाजे वाकई बहुत कमाल के होते हैं। अब उसने बाकायदा आंखों से मेरी स्कैनिंग शुरू कर दी थी। मैंने अपने आप को संभाला और हंसकर उसको टाल दिया। मीटिंग शुरू हो गई थी तो हम सब बिजी हो गए थे। मैंने राहत की सांस ली। थोड़ी देर में मीटिंग ख़त्म हो गई। मैं अब घर वापस जा रही थी। घर पहुंचते ही माताजी का खिला हुआ चेहरा वही सब बता रहा था जो जया ने मुझे पहले ही बता दिया था। मैं फिर भी अनजान बनी रही। माताजी ने बताया, लड़के वालों का जवाब आ गया है, अब वो मंगनी करने आ रहे हैं। तुम्हारे पिताजी ने उनसे कह दिया है कि आप लोग तारीख तय कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप सबका स्वागत है। आप तारीख देखकर हमें बता दें ताकि मंगनी की तैयारी शुरू की जा सके। मैं हल्की सी मुस्कुराहट के साथ माताजी को देखते हुए खाना खाने किचन में चली गई। माताजी आराम करने चली गई। सुबह से काम में लगी थी तो काफ़ी थक चुकी थी और इतने दिनों के बाद दिमाग को भी काफ़ी सुकून मिला था। रवि के साथ मुलाकात के बाद मेरे अंदर बहुत बदलाव आ चुका था। पूरे 2 महीने बाद रवि के घर से रिश्ते के लिए फ़ोन आया था, लेकिन इन 2 महीनों में मैं अपनी हमउम्र लड़कियों जैसी ही होने लगी थी और ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे भी हैरानी में डाल रहा था। मेरी मंगनी 5 सितंबर की तय हुई थी। मंगनी की तारीख सुनकर मुझे थोड़ा दुख हुआ क्योंकि 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है और मेरे स्टूडेंट्स मुझे बहुत मानते थे। मेरे ना जाने से उनका दिन भी ख़राब होना था और मूड भी, मगर क्या करती। रवि से मिलने का ये दिन भी कितना इंतज़ार करने के बाद आया था। मंगनी की तैयारियां शुरू हो गई थी। कल 10 बजे मेहमान आ रहे थे, सब इंतज़ाम हो चुका था। मैं छत पर लेटी हुई चांद को देखते हुए ये सोच रही थी कि वक्त भी कैसे कैसे खेल दिखाता है। जब मैं रवि को भुलाने की कोशिश कर रही थी, अब कल ही रवि से मुलाकात हो रही है और वह मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनने जा रहा है। सुबह से काफ़ी हंगामा हो रहा था। सब अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। बुआ जी और उनका परिवार, दी और उसकी ससुराल वाले सब आ चुके थे। मौसम भी कुछ ख़राब होने के अनुमान थे। काफ़ी काली घटाएं छाई हुई थी। इधर मेरा मूड काफ़ी ख़राब हो चुका था क्योंकि कल ब्यूटी पार्लर जाकर फेशियल कराना मुझे भारी पड़ चुका था। सुबह उठते ही मैंने अपने चेहरे पर लाल रंग के दाने देखे जो कि दोनों गालों के पिछले हिस्से पर आ चुके थे। सुबह से उस पर मेकअप की परतें चढ़ाई जा रही थी लेकिन ज़्यादा कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी। उधर बारिश भी शुरू हो गई थी और इतनी तेज़ बारिश हुई कि सब टेंट भीग गए और सब जगह से पानी टपक रहा था। मेरी कॉलोनी की सारी गलियां पानी से लबालब थी। सब परेशान थे कि कैसे मेहमान आएंगे और कैसे प्रोग्राम होगा। मगर अच्छी बात यह रही कि मेहमान आने में थोड़ा लेट हो गए। बारिश रुक गई थी और साफ़ सफाई का दोबारा मौका मिल गया था। उधर मैंने जो मेकअप की परतें चढ़ाई गई थी उनमें भी कुछ कामयाबी हाथ लग गई थी। उससे मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने लगी थी। शायद अगर ये दाने ना निकलते तो मैं इतना मेकअप कभी ना करती। बारिश होने से मौसम भी बहुत सुहावना हो चुका था। मेहमान आ चुके थे। थोड़ी सी खातिरदारी की रस्मों के बाद बाहर सब मेहमान मेरे आने का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे लेकर सब बहनें बाहर आई। रवि की बुआ, चाचियाँ और माताजी सब मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैं कितनी सुंदर लग रही थी मेहमानों के देखने के अंदाज से पता चल रहा था। सब लोगों के पास ही मुझे बैठा दिया गया। कुछ देर बाद रवि को भी अंदर बुला लिया गया। मंगनी की रस्म शुरू हो गई थी।
थोड़ी देर बाद अंगूठी पहनाने की रस्म शुरू हो गई तो मैंने अपना बायां हाथ बढ़ाया। तभी किसी ने कहा, नहीं, अंगूठी दाहिने हाथ की उंगली में पहनाई जाती है। एक और आवाज़ आई, नहीं भाई, बाएं हाथ की उंगली में पहनाई जाती है। मैंने अपना हाथ वापस नीचे रख लिया और रवि भी हाथ अंगूठी लेकर वापस कुर्सी पर आराम से बैठ गया कि आप लोग तय कर लें कि कौन सी उंगली में अंगूठी पहनानी है। सब हंसने लगे और एक हंसी मजाक शुरू हो चुका था जो माहौल को और खुशगवार बना गया। थोड़ी देर बाद रवि ने मुझे मंगनी की अंगूठी पहनाई। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मानो आज दोनों का इंतज़ार ख़त्म हो गया हो। रवि प्यार से मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और मैं शर्म से सर झुकाकर बैठ गई। बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया और अब ससुराल वाले मुझसे आकर मिलने लगे। विनय भी आकर मिला और बैठते ही मुझसे कहा, चने खाएंगी? मैं सर नीचे करके मुस्कुराने लगी थी कि आज इसको पूरा मौका मिल गया है, आज ये सब बदले निकाल लेगा। अचानक मुझे विनय की आवाज़ आई। वह कह रहा था, आज कोई बड़ा ही खामोश बैठा हुआ है, आज कोई शरारत नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मुझे बहुत शर्म आ रही थी। विनय पूरे बदले निकालने के मूड में लग रहा था। मैंने बड़ी बेचारगी से रवि को देखा कि आज किसी तरह इसको चुप करा लें। रवि समझ गया और रवि ने विनय को मना कर दिया। उसने भी भाई की बात मान ली। सब अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। किसी को कुछ नहीं पता चला कि रवि मेरे और विनय के बीच क्या बातें हुई। सब प्रोग्राम बहुत आराम से अच्छी तरह हो गया। कुछ देर बाद रवि को वापस बाहर भेज दिया गया और थोड़े से फ़ोटो लेने के बाद मैं भी अंदर कमरे में वापस आ गई थी। अब मुझे भूख लग रही थी। बाहर भी खाना लग चुका था। खाना खाकर कुछ देर बाद सब बड़े बुजुर्गों ने शादी की तारीख तय करना शुरू कर दिया, लेकिन किसी को ये याद नहीं रहा कि मुझे भी भूख लगी होगी। और ठीक 2 माह बाद शादी की तारीख तय हो गई थी। सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। मुझे तक ये सूचना पहुंचा दी गई थी कि 2 माह बाद शादी की तारीख तय हो गई है, लेकिन मैं ये खबर सुनकर उतना खुश नहीं हुई जितना किसी को अपने रूम में आता देखकर खुश थी, जिससे खाना मंगवा सकूं। आखिरकार मेरी मंगनी का खाना मुझे मिल ही गया और आज मैंने बड़े चाव से खाना खाया। ससुराल के मेहमान वापस जा चुके थे। बस अब घर के मेहमान रुके हुए थे जो कल वापस जा रहे थे। सभी खुश थे। सबको रवि बहुत पसंद आया। सबको मेरी और रवि की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। शाम को हम सब छत पर बैठे थे कि एक पड़ोस की जानने वाली रिश्तेदार शाम को माताजी से मिलने आए। थोड़ी देर चाय नाश्ते के बाद उन्होंने सबके सामने अपने जानने वाली एक फैमिली के लड़के से मेरा रिश्ता देते हुए कहा कि लड़के की माताजी आकर रिश्ता तय करना चाहती हैं। उस लड़के की माताजी मुझे काफ़ी पहले देखकर जा चुकी थी। वहाँ बैठे सब लोग मुस्कुराने लगे और उनको बताया कि आज प्रभा की मंगनी हो गई है और 2 माह बाद प्रभा की शादी तय हो गई है। वो भी हंसने लगी और बोली, आने में थोड़ा सा लेट हो गए। मैं ये सब सुन रही थी। फ़ौरन ही मैंने हर बिगड़ती बात के सकुशल हो जाने के लिए ऊपर वालों को तहे दिल से शुक्रिया कहा और बस धीरे से बुदबुदाते हुए बस इतना कहा, मेरी चाहत मुझे कभी ना मिल पाती अगर जो तू साथ ना होता। 2 महीने बाद मेरी और रवि की शादी धूमधाम से हो गई। मैं अपने कमरे में बैठी रवि का इंतज़ार कर रही थी। घबराहट के मारे हालत ख़राब हो रही थी। फिर भी मेरे खुराफाती दिमाग में इस दिन को यादगार बनाने का एक आइडिया आया। रवि के आने से पहले मैं ऐसे लेट गई कि जैसे सो गई हूँ। रवि अंदर आए और मुझे सोया देखकर वहीं मेरे पास आराम से बैठ गए। पहले वो कुछ देर मुझे देखते रहे। जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ से पीठ की, मैंने उठकर उन्हें कहा, आइस पाइस धब्बा। वो अचानक हुई मेरी इस हरकत से चौंक गए और मुस्कुराते हुए बोले कि आज के दिन भी तुम्हें आइस पाइस धब्बा सूझ रहा है। मैं भी खूब हंसने लगी। मैंने हंसते हुए कहा कि आया ना मज़ा, अब मेरे साथ रहोगे तो यूं ही मज़े करोगे। मेरी बात सुनकर ये भी हंसने लगे कि पागल हो तुम बिल्कुल, मुझे तुम्हारा ये बचपना ही तो भा गया था। तुम समझदार भी हो, तभी तो तुमने हमारे साथ जाते हुए अपना सिर ढक लिया। और छोटी सी बच्ची भी जो ज़िंदगी के हर पल में खुशियाँ ढूंढना जानती है।
मुझे ऐसा ही जीवन साथी चाहिए था जिसके साथ हंसते खेलते मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकूं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान थी। एक बार मिलने पर ही वो मुझे कितनी अच्छी तरह से समझ गए थे। मैंने शर्माकर अपनी नज़रें झुका ली। फिर हमने हंसी खुशी अपने नए जीवन की शुरुआत की। आज मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं और मेरा एक छोटा सा संसार है जिसमें मैं और रवि बहुत खुश हैं। हमारा एक बेटा और एक बेटी है और विनय मेरे छोटे भाई की तरह है। आज भी मैं विनय को भूत प्रेत और मजार के नाम से चिढ़ाती हूँ और कभी कभी तो उन्हें श्लोक सुनाने के लिए कहती हूँ और रवि को अब भी कभी कभी आइस पाइस धब्बा करती हूँ और वो लम्हे फिर से जीने की कोशिश करती हूँ। हर इंसान की ज़िंदगी में उसकी शादी के जो लम्हे होते हैं वो लम्हे वह कभी नहीं भूल पाता। आपकी शादी के कौन कौन से यादगार लम्हे हैं जिन्हें आप कभी नहीं भूल पाए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।